राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहू और बेटी में फ़र्क क्यों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुबह सुबह अम्मा जी चिल्लाए जा रही थी, हे भगवान, सुबह के 7 बजने को आए और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में अब यह नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहती हूँ। इस घर में है कौन जो मेरी सुनने वाला है? अम्मा की कड़कती हुई तेज आवाज़ सुनते उनका बेटा विकास नींद से ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो अम्मा की तेज आवाज़ सुनने की उसे आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वो आदी हो चुका था। आँख खुलते ही विकास ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और अम्मा ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में विकास उठकर बाहर आया और अम्मा के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ अम्मा, आप रोज़ सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? तब अम्मा बोली, क्या करूँ बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता बेटा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी जो शांति से 1 कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि अम्मा ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाजा ऐसा था कि सुनते ही विकास मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन अम्मा, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे अम्मा कहने लगी, मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे बेटा। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरे तो भाग ही फूट गए जो 15 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही तो बात है, तेरी बहन मधु, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़कर घर के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना नहीं रो रही होती। अभी अम्मा यह सब बातें बोल रही थी कि उनकी बहू नेहा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने अम्मा की बातें सुन ली थी, लेकिन वह बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। विकास बोला, लो अम्मा, आ गई आपकी बहू रानी। फिर मत कहना कि काम नहीं करती मेरी पत्नी। विकास ने मजाक के अंदाज में कहा तो बहू को कोसते हुई अम्मा का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल मत, जोरू के गुलाम कहीं के। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उसकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी को भी दिए हैं, लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता अपने बड़ों के सामने। अम्मा ने तो फिर से बोलना शुरू किया तो विकास समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वह वहाँ से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया और फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे नेहा, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? नेहा कहने लगी, जी बस 5 मिनट। और नेहा ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा तो विकास बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता तो बना दो, मुझे जल्दी से जाना है। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते नेहा पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसने अपना सारा गुस्सा निकालने का जो उसे मौका मिल गया। सास पर व्यंग कसती हुई नेहा अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है।
इतना कहते ही नेहा नाश्ता लेकर बाहर आई और विकास के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी नज़र से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आम तौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस कर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। विकास को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ती हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसी हो जाती हैं। 15 वर्ष पहले शांति देवी अपने बेटे विकास के लिए अपनी पसंद की लड़की नेहा को चुनकर लाई थी। विकास और नेहा का एक बेटा और एक बेटी है। नेहा ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के काम काज में मीन मेख निकालने की अम्मा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को आते जाते ताने और उल्हाने देती रहती थी। नेहा अक्सर इन बातों को और इन तानों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती और विकास चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। अम्मा, जिनका नाम शांति देवी था, अड़ोस पड़ोस में उन्हें शांति काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग अम्मा जी की बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी विवाह हो या कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य, उनसे सलाह ना ली जाए ऐसा तो कभी संभव नहीं था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जबान अक्सर फिसल जाया करती थी। विकास थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फ़ोन की घंटी बजी। शांति जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं मधु बोल रही हूँ। शांति जी बोली, अरे मधु बिटिया, मैं तो बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? मधु ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक हैं। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया था। आपके नाती शुभम का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही शांति देवी की बाँछें खिल गईं। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, तभी मधु ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दो। बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड मैं कोरियर से भेज दूंगी। शांति जी बोली, अच्छा ठीक है। तो मधु बोली, अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ माँ, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। नाती की शादी के समाचार से शांति जी को जो बहुत ही खुशी हुई और वह बहुत उत्साहित थी, वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे। आखिर सारी तैयारियां कैसे होंगी? केवल 10 दिन का समय है और न जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। तभी शांति जी बोली, अरे बहुरिया, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर तो आ। चिंतित से स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उनकी बहू नेहा, जो सासू माँ के ताने और उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? तब शांति देवी बोली, अरे बहू, मधु का फ़ोन आया था, बता रही थी शुभम का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता सता रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। नेहा बोली, अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे सब तो सब इंतजाम हो जाएगा। नेहा ने इतना कहा और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भाव भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गईं। वैसे तो अम्मा जी का हाथ पांव फूलना भी जायज था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और फरीदाबाद में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था।
उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वह कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उनकी बेटी खूब ऐशो आराम कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि अम्मा का बेटा विकास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जिसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च आराम से निकल पाता है। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, यह अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम यह हो गया था कि मायके में जाकर रहना तो दूर, मधु अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थीं, परंतु आखिर थे तो खून के ही रिश्ते। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए शांति देवी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गईं। सब कुछ सोचने विचारने के बाद शांति जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से एक बैंक की एफडी का एक कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, बहुरिया, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं और यह 20,000 की एफडी है। विकास से कहकर इसे भी तोड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। तो बहू कहने लगी, जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर उसने अपने काम में लग गई। रात को विकास जब घर आया तो अम्मा ने उसे उसके भांजे शुभम की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो विकास बोला, अम्मा जी, 2 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी के लिए एफडी तोड़वा देना, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले वे सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की अंगूठी बनवाई। फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गए, परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थीं और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार ही खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे कि अम्मा बोली, नेहा बहू, ये पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बहू कहने लगी, नेहा, जी माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और नेहा ने इतना कहा और दुकान से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नेहा वापस लौटी तो पैसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गईं और बोली, अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? तब नेहा ने कहा, अरे माँ जी, वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी तो कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीदकर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों सास बहू जब घर आईं तो बहू ने सबके लिए खाना बनाया और जब नेहा अम्मा को भोजन देने गई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी और शांति जी बोली, अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? तो वह बोली, माँ जी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर अम्मा जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बहू, अम्मा जी बोली, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? तो नेहा कहने लगी, अरे अम्मा जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूँगी। ऐसा कहकर नेहा रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गईं।
अम्मा जी ने बेटी को फ़ोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी और विवाह से एक दिन पहले अम्मा अपने परिवार सहित अपनी बेटी के घर फरीदाबाद जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो सब लोग फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो अम्मा ने देखा स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ मौजूद थे। अम्मा जी ने देखा इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। अम्मा जी और उनके परिवार को आते देख वह आगे बढ़कर अम्मा जी के पैर छूने लगे तो अम्मा जी ने बहुत से आशीर्वाद अपने दामाद को दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था दामाद जी को। गाड़ी में बैठे हुए अम्मा सोचने लगी, जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, अम्मा आप लोग इतनी देर से क्यों आए, और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोचकर अम्मा मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो मधु के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। मधु भी वहीं आंगन में खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो मधु मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की। औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज़ दी, अरे राजू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद अम्मा के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो अम्मा ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवाकर एक नौकर के जरिए उसके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर अम्मा का दिल बुझ सा गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफ़र की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन अम्मा की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। वह चाय का कप लेकर ज्यों की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी मधु आ गई और बोली, अरे ये क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी ख़त्म नहीं किया। फिर अम्मा बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मधु बोली, अरे माँ इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव आपके साथ क्यों करना। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगानापन महसूस करती शांति देवी के दिल में ममता फिर से हिलोरे मारने लगी। कहने लगी, बेटी बात तो तूने सही कही है, शादी वाले घर में काम तो बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा और मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय अम्मा के दोनों नाती शुभम और शिवम भी वहाँ आ गए। तभी अम्मा अपने बैग खोलकर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। शुभम को नानी के द्वारा लाए गए कपड़े बहुत ही पसंद आए तो वहीं शिवम तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा। बोला, वाह नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो इसे रात को ही पहनूंगा। शांति देवी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने मधु को उपहार दिया और अपने द्वारा लाए हुए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए अम्मा बेताब हो गई। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उसे उलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन के साथ एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। अम्मा, जो मधु कहने लगी, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ। वहाँ से उठते हुए मधु चली गई तो संगीत के नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे अम्मा सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर अम्मा उत्साहित होती जा रही थी।
शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। संगीत का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। मधु की किट्टी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थीं। वहां बैठे हुए शांति देवी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है? शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वो तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सती कहाँ थी कि अम्मा को वो एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी उसकी माँ को शादी विवाह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और शांति देवी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी देर में खाना शुरू हो गया तो अम्मा को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आई। विकास भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद मधु अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी नेहा से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खा लिया ना? तब मधु से जो नेहा बोली, अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना है जो बार बार आपको कहना पड़े। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर शांति देवी बहुत प्रभावित हुई और बोली, अच्छा अम्मा, आपके नाती की शादी की खुशी में मैं आप सबके लोगों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। ऐसा कहते हुए नेहा ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर अम्मा हैरान रह गई तो नेहा बोली, अरे अम्मा, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कल आप सब यही पहने। फिर अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन अम्मा की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण उन्हें वहां पर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताजी हवा खाने के लिए अम्मा जी बाहर निकल गईं और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए अम्मा के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गईं तो उनकी बेटी मधु के बेटे शुभम की आवाज़ आई। शुभम अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे मधु बोली, कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय यह लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि गंवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब यह लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी विवाह पर ना जाने कितने ही उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठा कर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का इन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वह लेकर नहीं आए हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में मधु बोलती जा रही थी। तभी शुभम बोला, बस कीजिए मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा, मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वे उपहार वे लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाई हैं। यह बातें सुनते ही शांति देवी के कान तो जैसे सुन्न हो गए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो।
किसी असहनीय पीड़ा से वह छटपटा गई। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वह भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बढ़ी थी, जिनकी उंगलियां पकड़कर उसने चलना सीखा था, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फुअड़, गंवार और कंगाल दिखने लगी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी बेटी की इज्जत में दाग लग जाते। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक माँ नाज करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उस नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी अम्मा स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन जब भी सब लोग हल्दी के समारोह में बैठे तो शांति देवी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। शांति देवी की मनोदशा को नेहा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू नेहा उन्हें समझाते हुए बोली, अम्मा जी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाएं। यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। बहू की कही गई बातें शांति देवी को उचित लगी। वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गईं। उनके मन में विचार आया कि सिर पर पल्लू ना रखने के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि मेरी बहू सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रहती थी और बेटी की तारीफों के पुल बांधती रही। ननंद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चैन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू ही मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था। उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर शांति देवी सोचने लगी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे ही दिन रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उल्हाने सुनते हुए भी मेरी सेवा कर रही है। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी सोच पर शांति देवी को शर्मिंदगी होने लगी थी। कुछ समय बाद उन्होंने बहू नेहा उनके कमरे में आई और बोली, चलिए अम्मा जी, कपड़े बदलकर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए नेहा ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो मधु उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो शांति देवी भी चुपचाप करके अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन ली। हालांकि साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहाँ वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित रखते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई अंगूठी उपहार स्वरूप दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तह लगा कर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। मधु ने अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज़ लगा दी तो शांति देवी बोली, नहीं बेटी, विकास ऑटो लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवारों को ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी शांति देवी की रुलाई फूट गई। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। विकास भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था।
तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया और वह अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुँचे तो अम्मा जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करने के बाद अम्मा जी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाई निकाल रही थी। तभी उनके कानों में विकास की आवाज़ पड़ी, नेहा, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी बनाई है। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, अम्मा जी गुस्से में बोली, अरे यह कौन सा तरीका है विकास अपनी पत्नी से बात करने का? सफर से लौटते ही बेचारी काम में लग गई है, आखिर वो भी तो इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई है तो तू उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज़ में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जी के यह बदले तेवर देखकर विकास का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वहीं नेहा की हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती रह गई। नेहा की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं था। और तभी सासू माँ शांति देवी ने अपनी बहू नेहा और अपने बेटे विकास को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में नमी आ गई। और तभी नेहा ने भी अपनी सासू माँ के चरण छू लिए और उसकी सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुख रहो, मैं तो तुझ जैसी बहू को पाकर धन्य हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।